हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर की भर्ती के लिए पार्ट 4 जो है उसमें ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 7th नंबर का वीडियो है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। और चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने बोधात्मक विकास निर्देशन में संस्कृति और सामाजिक अंतःक्रियाओं की भूमिका पर बल दिया? सोशल एंड कल्चर दिख रहा है, अभी कहीं पर दिख रहा है क्या? हाँ, ये दिख रहा है, कल्चर एंड सोशल। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया गया है? पियाजे के द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा, मैस्लो के द्वारा और कोहलबर्ग के द्वारा। 3 लोग आपके पास इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका बता दें आपको कि सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी वो की थी लेव वाइगोत्स्की ने। और यहाँ पर आपको बताना चाहें कि जीन पियाजे जो थे वो संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड थे। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में इन्होंने बताया था। और कोहलबर्ग के बारे में बताना चाहें तो यहाँ पर इन्होंने नैतिकता के बारे में बताया था, नैतिक विकास के बारे में, क्योंकि ये 3 लोग एक ही चैप्टर से हैं। ठीक है, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग और लेव वाइगोत्स्की। तो जहाँ पर आपको सामाजिक सांस्कृतिक दिखे, आंख बंद करके आपको लेव वाइगोत्स्की लगाना है। संज्ञानात्मक दिखे, वहाँ जीन पियाजे के बारे में चर्चा होगी। और नैतिकता दिखे, वहाँ आपकी कोहलबर्ग के बारे में बात होगी। ठीक है, तो ये लोग हैं आपके। एक कोहलर है, कोहलर, ये भी आया है हमारे एक वीडियो में, हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। कोहलर अलग है, इसने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, इनसाइड थ्योरी दी थी। ठीक है, जो कि सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था। आगे इनके डिटेल वीडियो एक ही 2 दिन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके ऊपर काम मोस्टली चल रहा है और कंप्लीट होने की ओर है। तो डिटेल वीडियो भी, थ्योरी वीडियो आपके लिए जल्द आने वाले हैं। ठीक है, नोट्स भी आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन विकास अवधि की विशिष्टता यह है कि स्कूल हेतु तैयारी कौशल विकसित होते हैं और अधिकांश खाली समय मित्रों के साथ खेल में व्यतीत होता है। किस स्टेज में? शैशवावस्था में, आरंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो बात हो रही है यहाँ पर किस में? अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि जो आरंभिक बाल्यावस्था होती है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आईसीडीएस के अंतर्गत पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है कितनी एज ग्रुप के बच्चों के लिए? 3 से 6 वर्ष के आयु के समूह के बच्चों के लिए, बेरोजगार युवाओं को, 15 से 45 वर्ष आयु समूह की महिलाओं को और सभी पुरुषों को। क्या कहते हो? आईसीडीएस के थ्रू 3 से 6 वर्ष के बच्चों को या 15 से 45? क्या लगा दिया जाए? क्या लगता है आपको? छोटे बच्चों के लिए? जी नहीं, तो क्या हो जाएगा? 15 से 45 वर्ष के वोमेन इन द एज ग्रुप ऑफ। स्पेशली बात हो रही है महिलाओं के लिए आईसीडीएस। तो ये महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट जो होता है वो आईसीडीएस के अंतर्गत ही आपका कार्य करता है और उसी के अंतर्गत ही आपकी भर्ती होती है। तो याद रखें, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। अगला है कि निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ है जो रुधिर प्रवाह द्वारा शरीर में परिवहन किया जाता है? Which among the following are powerful chemical substance secreted by the endocrine gland and carried through the body by the blood stream? यानी कि निम्न में से ऐसी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि का रासायनिक पदार्थ है जो कि ब्लड फ्लो में, बॉडी में काम करता है? जीन, गुणसूत्र, हार्मोन और डीएनए। क्या कहते हो? क्या लगा दिया जाए? डीएनए? हाँ जी, हार्मोन। तो हार्मोन्स का काम हो रहा है यहाँ पर, देखना। डीएनए और एक होता है आरएनए, ये अलग काम करते हैं दोनों। ठीक है, डाइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो होता है। तो बात करेंगे आगे इसकी, फिलहाल यहाँ पर इसका आंसर जो है वो हार्मोन है। ठीक है, और जीन्स मैंने बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। चलिए, बाल अधिकार संधि पत्र में यानी कि द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड में उल्लेखित 4 प्रमुख क्षेत्रों में से निम्न अधिकार शामिल हैं। यानी कि ये जो बाल अधिकार संधि पत्र है इसमें 4 चीजें शामिल हैं। अब ये 4 चीजें कौन कौन सी हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और सहभागिता। उत्तरजीविता, मनोरंजन, संरक्षण और देखभाल। उत्तरजीविता, देखभाल, पालन पोषण और प्रेम। उत्तरजीविता, देखभाल, संरक्षण और खेल। बहुत ही ध्यान से और बारीकी से आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना हुआ, नहीं लगभग जो है वो एक जैसे देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन जो इधर उधर हो रहे हैं ऑप्शन में, तो आपको बड़ी अच्छे से देखना है। सर्वाइवल, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। आई थिंक मुझे तो पहला लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? मेरे पे भी मत जाइए कि हो सकता है गलत करवा दूं आपका। तो
हाँ जी, क्या लग रहा है? चलिए आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, सर्वाइवल, डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। ये चार चीजों की चर्चा की गई है किसमें? बाल अधिकार जो संधि पत्र है उसके अंदर। तो याद रखें, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला है एचआईवी का क्या अर्थ होता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इन्फेक्शियस वायरस, हाईली इन्फेक्शियस वायरस और हाई इंटेंसिटी वायरस। क्या होना चाहिए एचआईवी का फुल फॉर्म? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एचआईवी का लगा दिया जाए पहला, क्या कहते हो कि सेकंड लगा दें? दोनों एक जैसे लग रहे होंगे आपको, हाँ। चलिए पहला इसका आंसर है। अगला बात करते हैं कि कौन सी योजना निःशक्त यानी कि जो कैसे हैं, डिसेबल्ड है, ठीक है, निःशक्त को एमफिल और पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। निःशक्त व्यक्तियों हेतु छात्रवृत्ति की राष्ट्रीय योजना, निःशक्त बच्चों हेतु समग्र शिक्षा योजना, राजीव गांधी अध्येतावृत्ति योजना और माध्यमिक स्तर पर निःशक्त जनों हेतु समावेशी शिक्षा। क्या कहते हो? अगर इनके लिए स्पेशली की जा रही है तो किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा चलाई गई होगी, तो मुझे तो थर्ड लग रहा है, राजीव गांधी वाला। आपको क्या लग रहा है? हाँ जी, क्या हो जाना चाहिए आंसर? सोचिए, पहला लगा दें, क्या कहते हो? नहीं? चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर तीसरा ही हो जाएगा। याद रखें, राजीव गांधी अध्येता वृत्ति योजना जो है, फेलोशिप स्कीम्स जो है वो स्पेशली काम करती है। इसके लिए बच्चों के लिए क्या करती है, जो एमफिल और पीएचडी करना चाहते हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगला है केयर। भाई साहब ये केयर बहुत पूछा जा रहा है, तो याद रखें इसको, देख लें अच्छे से। केयर का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है इस बार, पहले कार्य पूछ रहे थे केयर क्या काम करता है। कोऑपरेटिव ऑफ ऑलवेज रेडरिंग एंड इमरजेंसीज, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर, और कंसल्टिंग एजेंसीज फॉर रिलीफ एवरीवेयर, कंसल्टिंग एजेंसी फॉर रिक्रिएशन टू एवरीवन। क्या लग रहा है आपको? थर्ड लगा दें, फोर लगा दें, सेकंड लगा दें, फर्स्ट लगा दें? सच चारों लगा दो, चारों से काम नहीं चलेगा, एक लगाना पड़ेगा आपको कोई सा। सोच लीजिए अच्छे से। क्या कहते हो बच्चा पार्टी? कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर, सेकंड। बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। याद रखें, केयर की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पूछी जा रही है। चलिए अगला पूछ रहा है कि प्रतिवर्त प्रतिवर्त प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक वृत्तीय प्रक्रियाएं और आरंभिक प्रतिनिधित्व विचार पियाजे के सिद्धांत के किस चरण के उपचरण हैं? जब जीन पियाजे हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में, तो वहां पर हम इसकी चर्चा भी करेंगे। रिफ्लेक्सेस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, सर्कुलर रिएक्शन एंड अर्ली रिप्रेजेंटेशन थॉट्स आर सब स्टेज ऑफ विच स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी? किसके हैं ये, किस स्टेज के अंदर? तो जीन पियाजे ने चार स्टेज दी थी, सीक्वेंस बाकायदा जो लिखा है वो यही है। इसी का ज्ञानेंद्रिय या संवेदी प्रेरक, या इसी को इंद्रिय जनित ज्ञानेंद्रिय जगह ये लिखा है ना, ऐसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी लिख देते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक है, इस तरीके से भी देखने को मिलता है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक है, सही है, मूर्त संक्रियात्मक, और औपचारिक को यहाँ पर अमूर्त संक्रियात्मक भी कह देते हैं। ठीक है, पहली वाली जो स्टेज थी इसका टाइम पीरियड जो से 0 से 2 वर्ष है, ये 2 से 7 है, तीसरी का 7 से 11 है, और ये 11 से 15 है। तो ये जीन प्याजे के अंदर और डिटेल में जाएंगे, इनके अंदर हम वस्तु स्थायित्व भी पढ़ाएंगे आपको, केंद्रीकरण क्या होता है, ठीक है, ये सभी चीज़ें उसके अंदर चर्चा करेंगे, जीववाद भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्सिस रिएक्शंस हैं ये किसके अंदर आ जाएंगी? ये फर्स्ट के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो सेंसरी मोटर स्टेज की ये सब स्टेजेस हैं, याद रखें इसे। अगला है कि अस्थि मेरु स्तंभ के पूर्णतः बंद होने में एक congenital midline defect resulting from failure of the bony spinal column to close completely is known as, जो अस्थि मेरुरज्जु होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके पूर्णतः बंद होने में विफलता से उत्पन्न जन्मजात मध्य रेखीय दोष क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क घात, अंगघात, सेरिब्रल पाल्सी, मेरुरज्जु की हड्डी में चोट, स्पाइना बाइफिडा, कशेरुक मेरु अस्थि, सेरेब्रो स्पाइनल की चोट, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला तो नहीं लग रहा, दो में से हो जानी चाहिए, क्यों? स्पाइनल की बात हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है, तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में से कोई ना होना चाहिए। क्या कहते हो, सेकंड लगा दिया जाए कि थर्ड लगा दिया जाए? क्या कहते हो? हड्डी में चोट, हड्डी में चोट हो जाएगी क्या? सेकंड, मेरुरज्जु की हड्डी में चोट की बात कर रहा है, ये सेकंड हो जाएगा इसका, स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, याद रखिए। अगला है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आर्थराइटिस, क्लब फुट और क्लेफ्ट पैलेट आदि किसके उदाहरण हैं? अच्छी अच्छी बीमारियां दे रहा है। तंत्र की असमर्थताएं, दृष्टि संबंधी असमर्थताएं, पेशीय कंकाली असमर्थताएं, श्रवण एवं वाक असमर्थताएं। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस की बात हो रही है। आर्थराइटिस यूज सुना होगा आपने, हड्डियों वगैरह के लिए यूज होता है कहीं ना कहीं। तो दृष्टि से रिलेटेड तो मुझे नहीं लग रहा,
न्यूरोलॉजिकल हो सकता है और ये पेशीय कंकाली हो सकता है, स्केलेटन से हो सकता है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो थर्ड लग रहा है मुझे। आप क्या कहते हो? देखो, विश्वास करना गलत बात है, गलत भी हो सकता है। फर्स्ट हो गया, फिर क्या कहते हो, फर्स्ट या थर्ड? बिल्कुल, तो ऐसे अंदाजा लगा लिया करो, थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्थराइटिस की हो रही है घुटनों वगैरह में, अगर हम बात करें तो दर्द जो होता है उसकी बात होती है। क्लब फुट, क्लेफ्ट पैलेट, तो ये पेशी या कंकाल की बात हो रही है, स्केलेटल की बात हो रही है। कई बार चीज़ें हमें नहीं पता होती, तो थोड़ा देखा करो क्वेश्चन को, आंसर को लिंक करने की कोशिश किया करो कि कैसे हमारा लिंकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है इससे। ठीक है, चलिए अगला है कि 3 R's, आर, आर वाला नहीं, आर कैपिटल आर, ठीक है। एजुकेशन स्टैंड्स फॉर, स्कूल पूर्वी शिक्षा के 3 R कौन से हैं, यहाँ पर पूछ रहा है। और ये एनवायरनमेंट में भी आता है, रिसाइकल, रीयूज, वो वाला है ना। तो यहाँ पर एजुकेशन में पूछ रहा है कि 3 R कौन कौन से हैं। रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, ना भाई, ए से क्या कर रहा है, गलत। रीडिंग, रेसिटेशन, रिएक्शन, पढ़ना, दोहराना, प्रतिक्रिया, हो जाएगा, देख लेंगे। रीडिंग, रेसिंग एंड रेस्टिंग, विश्राम करने से तो कोई मतलब नहीं है। चलो, रीडिंग, रेसिटेशन एंड रिक्रिएशन, पढ़ना, दोहराना और मनोरंजन। तो आपके पास सेकंड और फोर में से होने वाला है, ये तो आपको पक्का पता चल रहा है कि सर फर्स्ट और फोर्थ, थर्ड तो गलत कर लिए। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? सेकंड हो जाना चाहिए। किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे, फिर दोहराएंगे, फिर प्रतिक्रिया देंगे ना। ये क्या मान रहा है आंसर इसका? फर्स्ट आंसर मान रहा है। यानी कि 3 R इन प्री स्कूल एजुकेशन स्टैंड्स फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, पढ़ना, लिखना और गणितीय ना। रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, 3 R, आई थिंक ना। ये तो किसी भी कीमत में नहीं हो सकता। ठीक है, रीडिंग, रेसिटेशन, रिएक्शन, पढ़ेंगे, फिर दोहराएंगे, फिर प्रतिक्रिया देंगे। सेकंड, सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप सेकंड करें, हो सकता है कि इसमें ये मिस्टेक्स हो गया हो। सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। इसको एक बार और, जो अगला वीडियो आएगा उसमें एक बार मैं और क्रॉस चेक कर दूंगा। ठीक है, तो डोंट वरी, इसको सुधार करेंगे अगर होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से 99% आपका सेकंड ही है। अगला जाते हैं कि शरीर के किसी अनुपस्थित अंग का कृत्रिम प्रत्यारोपण क्या कहलाता है। आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट फॉर अ मिसिंग बॉडी पार्ट इज नोन एज, अगर बॉडी में कोई हम आर्टिफिशियल पार्ट लगा रहे हैं बॉडी का, और कोई पार्ट मिसिंग है उसकी जगह पर, तो क्या कहलाएगा ये? प्रोस्थीसस, ऑर्थोसिस, अनुकूलन युक्ति और इनमें से कोई नहीं। एडिटिस याद कर लीजिए, प्रोस्थीसस कहलाता है अगर आपके शरीर का कोई भी आर्टिफिशियल पार्ट डाला जाता है उसको। ठीक है, अगला बात कर रहे हैं सूक्ष्म प्रणाली, मध्य प्रणाली, बही प्रणाली और बृहद प्रणाली और काल प्रणाली। भाई साहब कितनी प्रणाली है? माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम किसके द्वारा दिए गए? ब्राउन फेनविनर कहीं दिख रहा है क्या? हाँ जी, कहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है सर। तो आंख बंद करके ब्राउन फेनविनर लगा दोगे, जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत पढ़ाएंगे आपको आगे चलकर। ठीक है, इन्होंने दिया गया था, ये 5 इन्होंने मंडल बताए थे इनके, लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बृहद मंडल, इस तरीके से घटना मंडल। ठीक है, तो आगे इसको मैं डिटेल में भी पढ़ाने वाला हूँ आपको। चलिए आगे चर्चा करते हैं हम, कौन सी पद्धति क्लाइंट का गहन विश्लेषण करती है? प्रेक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार और प्रकरण का अध्ययन, क्या कहते हो? केस स्टडी। केस स्टडी में क्या किया जाता है? जो भी क्लाइंट होता है उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की जाती है और पता लगाया जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत, इस पर फोकस करना है। असमर्थता के कारण निःशक्तता हो या नहीं हो सकती है। ठीक है, निःशक्तता के कारण विकलांगता हो या नहीं हो सकती है। निःशक्तता के कारण ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर सामान्य ना हो, उसका मस्तिष्क भी सामान्य नहीं होता। और कोई निःशक्त व्यक्ति कुछ क्षेत्र परिस्थितियों में विकलांग हो सकता है लेकिन अन्य में नहीं। क्या हो जाना चाहिए? थर्ड आंसर हो जाएगा इसका, जिसका शरीर सामान्य ना हो और उसका मस्तिष्क भी सामान्य नहीं होता। ठीक है, पर्सन हुज बॉडी इज नॉट नॉर्मल आल्सो हैज अ माइंड दैट इज नॉट नॉर्मल। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस मंत्रालय के पास आईसीडीएस स्कीम की निगरानी का समग्र दायित्व है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत कार्य करता है ये आईसीडीएस। क्या कहते हो? पहला बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन रचनात्मक विकास हेतु महत्वपूर्ण है? क्रिएटिविटी के लिए बहुत, 5 से 6 वर्ष जब बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं और वे प्राधिकार सत्ता स्वीकार करना तथा नियमों व विनियमों का यथानुरूप पालन करना सीखते हैं। बड़े बड़े ऑप्शन है तो घबराना नहीं है, आराम से धैर्य से पढ़ना है। जितना बड़ा होता है उतनी आसानी से वो चीज़ें सरलीकरण में दी हुई होती हैं। 8 से 10 वर्ष जब दल के सदस्य के रूप में स्वीकृत किए जाने की आकांक्षा होती है। 13 से 15 वर्ष जब बच्चे साथियों से अनुमोदन, विशेषकर विपरीत लिंग वाले सदस्यों से अनुमोदन हेतु प्रयास करते हैं। और उपरोक्त सभी, क्या कहते हो? क्रिएटिविटी के लिए सभी चीज़ें हो जाएंगी ना, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी स्टेज में क्रिएटिविटी सीखता है वो। अगला है कि बोधात्मक विकास के किस चरण में बच्चे पर्यावरण, कारणता, समय और दिक स्थान से
पृथक और विशिष्ट स्वयं की समझ विकसित करना प्रारंभ कर देते हैं। संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक क्या हो जाना चाहिए? संवेदी प्रेरक, सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए। Children begin to develop an understanding of themselves as separate and distinct from the environment, causality, time and space in which stage of cognitive development. ठीक है, इसमें भी मुझे थोड़ा सा संदेह लग रहा है व्यापम वालों पर, ये क्या कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने आंसर इसका फर्स्ट माना है, लेकिन संदेह की स्थिति से मैं इसे देख रहा हूँ। बोधात्मक विकास के लिए किस चरण में बच्चे? पर्यावरण, कारणता, समय, औद्योगिक स्थान से पृथक और विशिष्ट स्वयं की समझ जो विकसित होती है ना, वो तो भाई इसमें अंदर विकसित होती है, क्योंकि आगे चल के हम इसको डिटेल पढ़ाने भी वाले हैं। ठीक है, 50-50 दूंगा मैं इसको। हालांकि व्यापम ने जो माना है वो आंसर मैं आपको क्लैरिटी में बोल रहा हूँ, लेकिन आंसर इसका ये भी होगा। आगे पढ़ाऊंगा जब आप देखेंगे। चलिए, अधिगम सीखना प्रक्रिया निर्माणक तत्वों का क्रम है। किस तरीके से? द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज उद्दीपक, शिक्षार्थी और प्रतिक्रिया, शिक्षार्थी, उद्दीपक और प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, उद्दीपक और शिक्षार्थी, उद्दीपक, प्रतिक्रिया और शिक्षार्थी। क्या कहते हो भाई? क्या हो जाना चाहिए? द लर्नर, द स्टिमुलस, द रिस्पॉन्स। शिक्षार्थी, उद्दीपक और प्रतिक्रिया, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि असामान्य पुनरावृत्तियों और वाक ध्वनियों का दीर्घीकरण कब होता है? हकलाहट, क्षिप्रोच्चारण दोष, विरूपण और इनमें से कोई नहीं, तो हकलाहट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि वह धारणा जो आरंभिक बाल्यावस्था के वर्षों के दौरान विकसित नहीं होती। अपेक्षिक अवस्थिति, अपेक्षिक आकार, वर्गीकरण और अमूर्त सोच, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आई थिंक होना चाहिए। क्या कहते हो? क्लासिफिकेशन या अपेक्षिक आकार? बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाली है ना, और ये 11 से 15, यानी कि जब ये आरंभिक वाली अवस्था की पूछ रहा है, बल्कि ये तो 11 से 15 वाली स्टेज में थी, तो ये बाद वाली हो गई ना, उत्तर बाल्यावस्था जिसे कहेंगे आप। ठीक है, कई चीज़ें हैं, जब आप डिटेल में अभी ये चैप्टर को पढ़ लोगे तो आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे धीरे धीरे। अभी मैं केवल क्वेश्चन से रूबरू करा रहा हूँ, आपको परिचय करा रहा हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। तो आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो आप अंदर ही अंदर मुस्कुराओगे कि हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, बन रहे हैं हमसे। विकासात्मक दिशा के किस नियम के अनुसार विकास सिर से पांव की ओर? सिर से पांव की ओर, तो भाई साहब सही बार बताए भी है, सिफेलोकोडल कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, सिफेलियोसियोडल लिख दिया इसने, सिफेलोकोडल ये रहा। ठीक है, तो सर फिर प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होता है? तो ये मध्य से बाहर की ओर की जब बात होगी, केंद्र से परिधि की ओर बात की ओर होगी, तो वहां पर प्रॉक्सिमो डिस्टल लगाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आंसर क्या है? सिर से पैर की ओर पूछ रहा है, तो विकास के सिद्धांत जब पढ़ाएंगे आपको तो आप यहाँ पर इसको अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि व्यक्तियों की स्वयं की कौन और क्या की अवधारणा कहलाती है? स्वप्रतिष्ठा, वास्तविक स्व अवधारणा, आदर्श स्व अवधारणा और सामान्य सामाजिक मान्यता। क्या हो जाएगा? वास्तविक स्व अवधारणा, रियल सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगला है कि भ्रूण स्वयं को 3 विशिष्ट परतों में विभेदित करता है, जो कि कहलाती है बाह्य त्वचा, मध्य जन स्तर और अंतर्जन स्तर, सूक्ष्म प्रणाली, मध्य प्रणाली, बहिर प्रणाली, पूर्व रूढ़िगत, रूढ़िगत और स्तंभ रूढ़िगत, और चर्म, बाह्य त्वचा और अंतस्त्वचा। क्या हो जाना चाहिए? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये जब भ्रूण के बारे में पढ़ाएंगे तो वहां पर हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। अगला है कि प्री स्कूलर यानी कि स्कूल पूर्व आयु के बच्चे कोलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत के किस चरण से संबंधित है? ठीक है, प्री स्कूलर यानी कि प्रारंभ की बात हो रहा है। बाध्यता से नैतिकता, सामाजिक प्रणाली नैतिकता, सामाजिक संविदा या उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकार, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। मॉरलिटी बाय कॉन्स्ट्रेंट क्या हो जाना चाहिए? पहला ही हो जाएगा, क्योंकि पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर और उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये 3 हम आपको पढ़ाएंगे कोलबर्ग के अनुसार। मॉरलिटी के अंदर ये 3 स्टेज दी थी और उनमें 2-2 स्टेजेस बताए, मतलब 3 चरण है, उसके अंदर 2-2 अवस्थाएं बताई गई हैं, उनको डिटेल में जानेंगे। बाल अधिकार संधि पत्र का अनुच्छेद 19 क्या प्रावधान करता है? विशिष्ट आवश्यकताओं और बाले बच्चों को छात्रवृत्ति, बच्चों हेतु सूचनाओं एवं जनसंचार माध्यमों तक पहुंच, सभी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से बच्चों का संरक्षण, बच्चों हेतु संगठन की स्वतंत्रता। क्या हो जाना चाहिए? थर्ड हो जाएगा, क्योंकि सभी प्रकार की जो हिंसा, उत्पीड़न, उपेक्षा और दुर्व्यवहार होता है उनसे सभी बच्चों का क्या करना है? संरक्षण करना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान देहरादून में स्थित है? इससे वाले में पहला पूछा, अस्थि वाला पूछा था, वो दिल्ली में पूछा था। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग संस्थान और राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान। तो यहाँ पर दृष्टिबाधित ये आ रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअल हैंडीकैप्ड जो है वो कहाँ पर है? आपका देहरादून में स्थित है। डायरेक्ट ये कई संस्थाओं का एक वीडियो अलग से लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे कौन सी संस्था कहाँ पर स्थित है। ठीक है,
चलिए, निम्न में से किसी श्रवण बाधित व्यक्ति हेतु एक प्रभावी सचल सहायक के रूप में उपयोग किया जाता है? हूवर कैन, स्लेनेल चार्ट, कुत्ते, इनमें से कोई नहीं। तो हूवर केन जो होता है उसे विजुअली इम्पायर्ड जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया। किसी भी क्वेश्चन में देखिए व्यापम क्या है, कुछ डाउट लेकर चलता है एक दो क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको कवर करके चलेंगे। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए।